आप कितना बजे आ रहे हो वो तो देखो। कहाँ से आ रही हो देखो। हाँ तो कहीं से आप समझो कहाँ से आ रहे हो कहीं। कोरा कितना तो बोल क्या नहीं 8 बजे घर से निकले मेरी क्लास है कैंटीन में भूल जाता है। डीएनएस या डोमेन नेम सिस्टम, पता ही होगा आपको डीएनएस के बारे में। डीएनएस या डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सर्विस भी कहते हैं कई बार। डीएनएस का काम है एक डीएनएस नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना या आईपी एड्रेस को डीएनएस नेम में कन्वर्ट करना। जब डीएनएस नेम को आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करते हैं या रिजॉल्व कराते हैं तो इसको फॉरवर्ड लुकअप कहते हैं, और जब आईपी एड्रेस को डीएनएस नेम में रिजॉल्व या कन्वर्ट करते हैं तो इसको रिवर्स लुकअप कहते हैं। ये इसके दो सबसे मोस्ट पॉपुलर यूज हैं। इसके अलावा और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो डीएनएस सर्वर प्रोवाइड करता है, वो आगे देखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, इसके कॉन्फ़िगरेशन पे जाने से पहले हम इसकी थ्योरी देखेंगे डीएनएस की। डीएनएस काम कैसे करता है, डीएनएस में जो डोमेन नेम स्पेस है उसकी हायरार्की क्या है, या जो डीएनएस सर्वर्स हैं उनकी हायरार्की क्या है, रिवर्स लुकअप जोन क्या है, फॉरवर्ड लुकअप जोन क्या है। हायरार्की मतलब लेवल या स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम कहते हैं कि हमारे अपने कंपनी की या हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन उसकी एक हायरार्की है। हायरार्की मतलब कंपनी में सबसे ऊपर प्रेसिडेंट है, देन वाइस प्रेसिडेंट है, देन रीजनल मैनेजर, एरिया मैनेजर, इसको हायरार्की कहते हैं। ठीक है, तो डीएनएस में पहले तो यही देख लो इसका यूज, फिर धीरे धीरे पढ़ेंगे। लिनक्स पे भी ऐसे ही चलेगा, फिलहाल विंडोज पे दिखा रहा हूं मैं आपको। विंडोज में कमांड होती है एनएस लुकअप, ये सेम कमांड आप लिनक्स में भी यूज कर सकते हैं। या इस पे भी जाने से पहले, जब आप किसी मशीन पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसमें 3-4 चीजें होती हैं। आईपी एड्रेस, या इसकी प्रॉपर्टीज ओपन कर लो। आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे। इसमें नीचे आ रहे हैं डीएनएस सर्वर्स। डीएनएस सर्वर में दो हैं, प्रेफर्ड और ऑल्टरनेट, मतलब यहाँ से आप 2 डीएनएस सर्वर्स के आईपी एड्रेस ऐड कर सकते हैं। 2 से ज्यादा करने हो तो एडवांस पे जाके यहाँ पे डीएनएस में जितने मर्जी उतने ऐड कर सकते हैं आप। डीएनएस सर्वर में ये जो आईपी एड्रेस लिखा हुआ है ये किसका आईपी एड्रेस है? ये एक डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस है। ठीक है, ये जो डीएनएस सर्वर है ये इंटरनेट पे एक पब्लिक डीएनएस सर्वर है जो गूगल मेंटेन कर रहा है। ठीक है, कोई भी हो सकता है पब्लिक डीएनएस सर्वर। आप अपनी मशीन पे जब इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप ब्राउजर पे जाते हैं और कोई नाम लिखते हैं, जैसे आपने लिखा से google.co.in या facebook.com, तो पेज ओपन हो जाता है। ये जो आप नाम यहाँ पे लिख रहे हैं www.google.co.in, इस नाम को हम कहते हैं कि ये एक डीएनएस नेम है, नाम है। ठीक है, और ये नाम किसका है? ये नाम गूगल के वेब सर्वर का है। ऐसे जब आप यहाँ पे लिखते हैं www.facebook.com, फेसबुक का पेज ओपन हो जाता है।
अगेन ये जो नाम है www.facebook.com, ये किसका है? फेसबुक के वेब सर्वर का है। ठीक है, अब देखिए ये जब आप गूगल एक्सेस कर रहे हैं या फेसबुक का वेब सर्वर एक्सेस कर रहे हैं तो ये हो क्या रहा है? ये नेटवर्क कम्युनिकेशन हो रहा है। और नेटवर्क कम्युनिकेशन जब होता है तो जिन दो मशीन्स के बीच में नेटवर्क कम्युनिकेशन हो रहा है उन दोनों मशीन्स का अपना अपना आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, जब एक सोर्स मशीन किसी डेस्टिनेशन मशीन को या एक सेंडर मशीन जब किसी रेसिपिएंट मशीन को डेटा भेजती है तो उसमें एड्रेसिंग की इंफॉर्मेशन ऐड होती है हेडर्स में। स्पेसिफिकली जो आईपी हेडर होता है उसमें जो मशीन डेटा भेज रही है उसका सोर्स आईपी एड्रेस ऐड किया जाता है और जिस मशीन को डेटा भेज रहे हैं उसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ऐड किया जाता है। मतलब जो पैकेट बनेगा जो हमारी मशीन गूगल के वेब सर्वर को भेज रही है उसमें हमारी मशीन का सोर्स आईपी जाएगा और गूगल का डेस्टिनेशन आईपी जाएगा। तो जो आईपी कम्युनिकेशन है या नेटवर्क कम्युनिकेशन है वो आईपी एड्रेस की बेसिस पे होता है, वो नाम की बेसिस पे नहीं होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ब्राउजर में ये लिख रहे हैं लेकिन बैकग्राउंड में क्या हो रहा है? बैकग्राउंड में ये जो नाम है ये आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट या कन्वर्ट होगा। गूगल का जो वेब सर्वर है उसका एक नाम तो है, उसका एक आईपी एड्रेस भी है। फेसबुक के वेब सर्वर का एक नाम है प्लस उसका एक आईपी एड्रेस है। ठीक है, ह्यूमंस के लिए क्या है? ह्यूमन के लिए नाम याद रखना ज्यादा आसान है नंबर्स याद रखने की कंपैरिजन में। जैसे अगेन पहले भी एग्जांपल हमने डिस्कस किया होगा, जैसे मोबाइल नंबर्स हैं। ठीक है, अब आपके बहुत सारे जानने वाले लोग हैं जिनका अपना अपना मोबाइल नंबर है, तो सबका मोबाइल नंबर याद रखना मुश्किल होता है तो आप क्या करते हैं? जो मोबाइल नंबर उसको फोन बुक में किसी नाम से सेव कर लेते हैं, है ना? कि भाई ये जो नंबर है ये रविंदर सर का नंबर है, ये जो नंबर है ये विजय का नंबर है, ये राहुल का नंबर है। अब जब आप डायल करते हैं किसी का नंबर तो आपने फोन बुक में एक नाम सर्च किया, नाम को आप डायल करते हैं लेकिन नाम थोड़ी डायल होता है। आपका वो जो नाम है वो फोन बुक की हेल्प से नंबर में कन्वर्ट होता है और वो नंबर डायल होता है। वैसे यहाँ पे जब नेटवर्क कम्युनिकेशन होता है तो ब्राउजर पे facebook.com अगर आप लिखेंगे इससे पेज एक्सेस नहीं होगा जब तक ये नाम अपने आईपी एड्रेस में कन्वर्ट ना हो जाए। जैसे यहाँ से अगर हम इस लाइन कार्ड की प्रॉपर्टी में जाके ये डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस अगर यहाँ से रिमूव कर दें तो ये डीएनएस सर्वर जो था ये काम कर रहा था नाम को आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करने का। अब क्योंकि डीएनएस सर्वर का आईपी हमने हटा दिया वहां से, ठीक है, तो जो नाम है वो आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट नहीं होंगे। तो अब अगर आप यहाँ पे एक्सेस करोगे google.co.in, ये कैश से उठा रहा है फिलहाल कोई और पेज एक्सेस करके देखो, rediff.com, दिस वेब पेज इज नॉट अवेलेबल, चेक योर डीएनएस सेटिंग्स, और भी ऑप्शंस दे रहा है लेकिन ये डीएनएस की वजह से हो रहा है क्योंकि ये जो नाम है अभी अपने आईपी एड्रेस में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा क्योंकि हमने यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगरेशन में डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस रिमूव कर दिया। ठीक है, डीएनएस थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीजें देखनी है हमें। ये बात समझ में आ रही है डीएनएस सर्वर का काम क्या है? डीएनएस सर्वर जो है ये जो नाम है इनको डीएनएस नेम्स कहते हैं। इन डीएनएस नेम्स को इनके कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेसेस में ट्रांसलेट करता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे बैकग्राउंड में अपने आप हो जाता है तो आपको पता नहीं चलता है, आपके हिसाब से तो आप बस नाम लिख रहे हो और पेज खुल रहा है। ठीक है, लेकिन कमांड लाइन पे आप एनएस लुकअप टूल अगर यूज करें तो इससे आप देख सकते हो किसका आईपी क्या है। हमने लिखा एनएस लुकअप www.google.co.in। अब यहाँ पे ये जो इसका आउटपुट आ रहा है इस कमांड का, इसमें दिखा रहा है आपको सर्वर, देन नीचे एड्रेस। यहाँ पे दिखा रहा है आपको कि आपकी जो क्वेरी है, क्वेरी मतलब जब हमने यहाँ पे लिखा है एनएस लुकअप www.google.co.in, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक क्वेरी जनरेट कर रहे हैं, क्वेश्चन कि ये जो नाम है, डीएनएस नेम है www.google.co.in, इसका आईपी एड्रेस क्या है। ठीक है, तो ये जो क्वेरी है ये जिस डीएनएस सर्वर को जा रही है उसका आईपी एड्रेस ये है, अपने आईपी कॉन्फ़िगरेशन में डाला है कि क्वेरी इस सर्वर को जाए, और इस सर्वर का जो डीएनएस नेम है वो ये है, ये उसका नाम है सर्वर का और ये उसका आईपी एड्रेस है जिसको हमारी क्वेरी फॉरवर्ड हो रही है। अब यहाँ पे फिर ये आंसर आ रहा है, आंसर है लेकिन नॉन अथॉरिटेटिव लिखा है। ये नॉन अथॉरिटेटिव क्यों, ये भी डिस्कस करेंगे आगे। फिलहाल ये जो आंसर हमें मिल रहा है
वो आंसर है कि www.google.co.in इसका आईपी एड्रेस 216581975 ये है। ठीक, इसके ऊपर भी एक ये स्ट्रिंग लिखी हुई है। इन दोनों में फर्क ये है कि जो नीचे आप देख रहे हो ये गूगल का आईपी वर्जन 4 एड्रेस है, और ये जो ऊपर देख रहे हैं ये गूगल का आईपी वर्जन 6 एड्रेस है। दिस इज आईपी वर्जन 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ब्राउजर पे जब आप लिखते हैं तो ब्राउजर ऑटोमेटिकली जिस तरीके से एनएस लुकअप क्वेरी भेज के नाम रिजॉल्व कर रहा है, वैसे ब्राउजर भी आपका क्वेरी भेज के नाम रिजॉल्व करा लेता है। रिजॉल्वर सॉफ्टवेयर होता है, उसका ही काम है। किसी भी से उस जिसका मर्जी उसका देख सकते हैं। वहीं पे अगर हमने लिखा से facebook.com, तो ये फेसबुक का दिखा रहा है आपको, राइट। जैसे ये फेसबुक का आ रहा है 31137835। तो आप कोई पेज अगर एक्सेस करना चाहें, आईपी एड्रेस से होते हैं पेज एक्सेस। नाम आपकी सहूलियत के लिए, आपकी जो है मुश्किलें आसान करने के लिए आपको आईपी याद ना रखनी पड़े। जैसे अगर ये जो फेसबुक का आईपी यहाँ पे आपको दिख रहा है 31137835, अगर आप ब्राउजर पे लिखें 31137835, तो पेज ओपन होगा। लेकिन आईपीज आप कितनी याद रखेंगे? आईपीज याद रखना मुश्किल काम है ना, नाम आसानी से याद हो जाता है। तो डीएनएस का एक काम तो ये है कि ये डीएनएस नेम्स को आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करता है। ठीक है, काम कौन कर रहा है? डीएनएस सर्वर, जिसपे सर्विस चल रही होगी। इसी में रिवर्स भी पॉसिबल, उल्टा, मतलब अगर हमें आईपी एड्रेस पता है और उसका हम नाम जानना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। लेकिन अब उसमें एग्जैक्ट नाम आपको वो दिखेगा नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से। ऑनलाइन हाँ, इंटरनेट कनेक्शन होगा तभी कर पाएंगे। आपकी मशीन पे कोई इंफॉर्मेशन सेव नहीं है। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें एनएस लुकअप 31137835, जो फेसबुक का आईपी एड्रेस है वो लिखा हमने। अब आईपी लिखने का मतलब है कि हम ये जानना चाहते हैं कि इस आईपी एड्रेस का नाम क्या है। ठीक है, तो नाम इसमें आप देखो नीचे दिख रहा है, लेकिन वो नहीं दिख रहा जो आप देखना चाहते हैं। एज स्टार मिनी SHV01 sin4 facebook.com, ये एक्चुअली एलियासेस बने होते हैं। ठीक है, ये भी आगे डिस्कस करेंगे हम एलियासेस का क्या काम है। एक्चुअली में देखिए जो नाम होता है, एक्चुअली में वेब सर्वर का नाम अलग अलग हो सकता है। जैसे गूगल का जो वेब सर्वर है, हो सकता है उसका नाम हो server1.google.com। फेसबुक के सर्वर का नाम हो सकता है server20.facebook.com। तो अगर आपको किसी की वेबसाइट एक्सेस करनी है तो ब्राउजर में वेब सर्वर का आईपी लिखिए या ब्राउजर में वेब सर्वर का नाम लिखिए। ठीक है, अब क्योंकि हर डोमेन में जो वेब सर्वर है उसका नाम अलग हो सकता है, तो नाम से भी मुश्किल हो जाएगा। मतलब अगर आपको फेसबुक की वेबसाइट एक्सेस करनी है तो पहले ये पता करना पड़ेगा कि फेसबुक के वेब सर्वर का नाम क्या है, सर्वर 10 है कि सर्वर 20 है, क्या है ना, मुश्किल है ना याद करना। तो वो क्या करते हैं कि एलियास बना देते हैं, ऑल्टरनेट नेम, कि www.facebook.com, ये ऑल्टरनेट नेम है server20.facebook.com का, है ना, या www.google.co.in, ये ऑल्टरनेट नेम है server10.google.com का। तो www जो है ये एक सेकेंडरी नेम वेब सर्वर के लिए क्रिएट कर दिया जाता है। ठीक है, डीएनएस जो है इसमें ये इसके दो मोस्ट पॉपुलर काम है नाम को आईपी एड्रेस में या आईपी एड्रेस को नाम में कन्वर्ट करना। इसमें भी जो पहला वाला है नाम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना, वो ज्यादा यूज होता है। रिवर्स लुकअप बहुत कम यूज करते हैं हम, या कुछ एप्लीकेशंस हैं जो ऑथेंटिकेशन के लिए, रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट करने के लिए रिवर्स नेम लुकअप यूज करती हैं, सब जगह यूज नहीं होता। अब डीएनएस में क्या है, डीएनएस में नेम्स की हायरार्की है, डोमेन नेम स्पेस जो है। ठीक है, आपको जैसे अपने लिए कोई डोमेन अगर चाहिए तो डोमेन कैसे लेते हैं पता ही होगा आपको। मतलब क्या है, इंटरनेट पे, मतलब जैसे आईपी एड्रेसेस का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, कि अगर आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो एक पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए। अब पब्लिक आईपी एड्रेस आपको रेंज तो पता ही है किस रेंज के हो सकते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से अपने पीसी को पब्लिक आईपी एड्रेस थोड़ी देते हैं। जब आप इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो आईएसपी आपको पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन करता है,
और वो आईपी एड्रेस पूरे इंटरनेट पे यूनिक होता है, मतलब इंटरनेट पे किसी भी दूसरी मशीन के पास वो आईपी एड्रेस नहीं होता है। वैसे अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक डोमेन नेम लेना है तो वो डोमेन नेम भी हम अपने हिसाब से कुछ भी रख लें ऐसा नहीं होता है। डोमेन नेम हमें परचेज करना पड़ता है, और जो डोमेन नेम हम अपने लिए लेंगे वो इंटरनेट पे किसी भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं होगा या नहीं होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। ठीक है, तो डोमेन रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जिसमें ये काफी पॉपुलर है GoDaddy। जब भी आपको कोई डोमेन लेना हो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि जिस नाम से आप डोमेन लेना चाहते हैं वो अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, डोमेन नेम सस्ते हैं, बहुत महंगे नहीं होते हैं, जैसे दिखा रहे हैं .com 199, .co 199, .in 99, है ना। डिपेंड करेगा आप क्या नाम लेना चाह रहे हैं। जैसे सपोज हमने किया कि भाई हम विजय.com, हम इस नाम से डोमेन लेना चाहते हैं, है ना। योर डोमेन नेम इज अवेलेबल। ठीक है, और प्राइस देख रहे हैं कितने में मिलेगा आपको ये? 62,49,148 ऐसा थोड़ी है, तो ये ऐड है। ऐड नहीं है, इतने में ही मिलेगा आपको। ये पर है कितने का? इसमें 69 699 पर ईयर। तो पर ईयर के हिसाब से मिलता है ना सर, 1 साल का मिलता है। हाँ, 1 साल के लिए मिलता है। कॉस्टिंग के हिसाब से दे रहे हैं। ये नीचे कराना होगा तो फिर से ये नीचे दिया है आपको यहाँ पे ₹699 पर ईयर। एक्चुअली मेरे कि कुछ नाम जो होते हैं ना वो प्रीमियम होते हैं, प्रीमियम नेम्स, और प्रीमियम नेम्स जो है वो महंगे बिकते हैं, नाम से याद करना है ना। मतलब इसमें ये नहीं कि आप कोई भी .com लेंगे तो वो 199 में मिल जाएगा, हर .com नहीं मिलता। कुछ प्रीमियम नेम्स हैं, जैसे आप उसी में देख लो, मोबाइल्स में आप एक सिम कार्ड परचेज करो तो उसमें रैंडमली कोई भी एक नंबर मिल गया तो उस आपका सिम कार्ड 100 रुपए मिल जाएगा। लेकिन एक आप एक वीआईपी नंबर अगर लेना चाहेंगे मोबाइल्स में तो फिर ऑप्शन होता है, महंगे बिकते हैं, है ना। तो ऐसे जो प्रीमियम नेम्स होते हैं वो महंगे बेचते हैं यहाँ पे। ये है सस्ते यहाँ पे। अब देखो जैसे ये विजय.गुरु विजय.न्यूज, अब उनको पता है कि ये नाम कौन यूज करेगा, कोई टीचर जो अपनी वेबसाइट बनाना चाह रहा हो, कोई न्यूज कंपनी, है ना। तो इसलिए जानबूझ के इन्होंने इसको महंगा रखा, विजय.ऑनलाइन। अब देखो ये 90,999, है ना। तो कुछ जो है वो महंगे होते हैं, कुछ सस्ते होते हैं। ये ले लो विजय.co.in, ओनली 99 रुपीज। मतलब इस तरीके से जो डोमेन नेम्स हैं वो आपको रजिस्टर करने पड़ते हैं। आप यहाँ से परचेज करोगे तो ये डोमेन नेम आपको मिल जाएगा। ये तो सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद क्या होगा? सेलेक्ट करो, पेमेंट करो, जैसे आप स्नैपडील और फ्लिपकार्ट पे तो यही होस्ट कराते हैं, अपनी स्पेस देते हैं। वो अलग से परचेज करना पड़ेगा, होस्टिंग स्पेस। फ्री वेब होस्टिंग भी मिलती है। ये जरूरी नहीं है कि आपने GoDaddy से अगर डोमेन रजिस्टर किया या परचेज किया तो होस्टिंग भी यहीं पे करें, होस्टिंग कहीं और कर सकते हैं। वो एक सेपरेट टॉपिक है, अब वो भी कभी मिलेगा टाइम तो बता दूंगा कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो डोमेन नेम्स हैं वो आपको रजिस्टर कराने पड़ते हैं। ठीक है, अब इसमें आप देखो कि अलग अलग हैं इसमें, अब तो बहुत सारे आ गए, co.in, ind.in, .io, .guru, .news, है ना। बहुत सारे दे रखे हैं उन्होंने। तो इसमें क्या डोमेन .com सबसे ज्यादा पॉपुलर है, तो इस हाँ कमर्शियल है। इंटरनेट पे जो डोमेन नेम्स हैं उनकी अपनी एक हायरार्की है कि नाम किस तरह से होंगे। ठीक है, तो इंटरनेट पे जो सबसे ऊपर डोमेन होता है उसको हम डॉट से डिनोट करते हैं और इसको हम कहते हैं कि हमारा रूट डोमेन है। ठीक है, इसके ठीक नीचे फिर आपके ये सब होते हैं, कॉम, org, नेट, edu, gov, mil, है ना। इस तरीके से कई सारे हैं। फिर इसमें कंट्री स्पेसिफिक भी आजकल आ गए हैं आपके, जैसे ये सब देख रहे थे भी आप जो .in, .co.in, है ना, यहाँ pk, US, UK, है ना। इस तरीके से बहुत सारे हैं। ये जो है आपके
इनको हम कहते हैं टॉप लेवल डोमेन्स। सबसे ऊपर जो डॉट था उसको रूट डोमेन कह रहे थे, ये जो इनको हम टॉप लेवल डोमेन्स कहते हैं। अब ये जो रूट डोमेन है और ये जो टॉप लेवल डोमेन्स हैं, इनका नाम आप तय नहीं करते और ये डोमेन्स किसी प्राइवेट कंपनी के नहीं है, ठीक है। इंटरनेट पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सब मैनेज कर रही है, आईना या इंटर एनआईसी है ना, उनका काम है ये। अब अगर आपकी कंपनी है और आप अपने लिए कोई नाम रजिस्टर करना चाहते हैं तो इनमें से किसी के अंदर आप कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रन करते हैं। जैसे कॉम जो है, कॉम स्टैंड्स फॉर कमर्शियल। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो आपको कॉम के अंदर रजिस्टर करना चाहिए। अगर आपकी जो कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एनजीओज होती हैं, तो ओआरजी में करना चाहिए। नेट इज फॉर नेटवर्क। कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो .edu में, कोई गवर्नमेंट एजेंसी है तो .gov में, MIL इज फॉर मिलिट्री, है ना, अलग अलग वो हैं। लेकिन आपको कोई रोक नहीं रहा है। जैसे आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और आप चाहें कि हम उसको .com डोमेन में रखेंगे तो रखिए, कोई रोक नहीं रहा है आपको, है ना। बस उसमें यह है कि लोगों को सहूलियत होती है। जैसे कोई अगर आपकी वेबसाइट का नाम देख रहा है कि आपकी वेबसाइट का नाम 7layer.edu है, तो उसको नाम देख के समझ में आएगा कि ये एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना। वो सिर्फ उसके लिए कि आप क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं। तो पहले तो आपको ये तय करना होता है कि आप किसके अंदर रजिस्टर करेंगे। जैसे GoDaddy पे देख रहे थे कि इन लेना है कि कॉम लेना है, क्या लेना है। फिर आप जो भी नाम लेना चाहें, जैसे कॉम के अंदर बहुत सारे हैं। जैसे कंपनी IBM ने अपना डोमेन रजिस्टर कराया IBM.com, है ना, या रेड हैट ने रजिस्टर कराया redhat.com, है ना। ये सब क्या है, ये कॉम के अंदर है। कॉम के अंदर IBM है, कॉम के अंदर रेड हैट है, या कॉम के अंदर ही फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट है, सिस्को है, HCL है। सबसे ज्यादा पॉपुलर यही है। तो अब ये जो डोमेन है जो किसी टॉप लेवल डोमेन के अंदर रजिस्टर होते हैं, इनको हम कहते हैं सेकंड लेवल डोमेन्स। आपके सेकंड लेवल है, टॉप लेवल के बाद सेकंड लेवल डोमेन्स। अब इसी में फर्दर क्या हो सकता है, जैसे HCL है मान लीजिए। HCL जो है, HCL को एक डोमेन मिल गया HCL.com। अब HCL क्या कर सकता है, अपने डोमेन के अंदर सब डोमेन्स क्रिएट कर सकता है। जैसे HCL ने सपोज एक सब डोमेन क्रिएट किया नॉर्थ और एक सब डोमेन क्रिएट किया साउथ, ठीक है। तो अब ये किसी सेकंड लेवल डोमेन के अंदर जो डोमेन्स रजिस्टर हुए हैं, अब इनको हम कह रहे हैं ये आपके थर्ड लेवल डोमेन्स हैं। मतलब ये जो है डेप्थ बढ़ती जा सकती है। अब इवन नॉर्थ के अंदर भी HCL चाहे तो ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ में जैसे सपोज यूपी या MP, इस तरीके के डोमेन्स रजिस्टर करा लिए, है ना, थर्ड लेवल के अंदर। तो ये कौन से हो जाएंगे, फोर्थ लेवल डोमेन्स हो जाएंगे। तो ये जो डेप्थ है वो बढ़ती जा सकती है। इसको आप कहां तक लेके जा सकते हैं, अप टू 127 लेवल्स, यहां तक जा सकता है थ्योरेटिकली। लेकिन प्रैक्टिकली नहीं करते हैं ये। हम नाम क्यों यूज करते हैं, ताकि वो, क्योंकि वो याद रखने में आसान है। लेकिन नाम ही अगर आपका 1 किलोमीटर का हो जाएगा, ठीक है, तो उसकी वो जो सहूलियत वाली बात थी वो खत्म हो जाएगी। तो इसको मैक्सिमम, मतलब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में 4 to 5 लेवल्स डीप नाम जो है यहां तक रिकमेंडेड है। वो भी नहीं करते हैं लोग, 2-3 लेवल्स तक जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं जाते हैं, है ना। नहीं तो फिर याद रखना नाम जो है मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि फिर इसमें टर्म यूज होता है जिसको हम कहते हैं FQDN, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। ये जो डोमेन्स हैं, डोमेन्स में क्या है, डिवाइसेस। हम डोमेन्स क्यों यूज कर रहे हैं, क्या पर्पज है डोमेन का। डोमेन का पर्पज ये है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो रिसोर्सेज हैं या जो मशीन्स हैं उनको आप बाय नेम एक्सेस कर सकें। जैसे आपकी यूपी वाली जो लोकेशन है, यहाँ पे सपोज करिए कि एक सर्वर रखा हुआ है या एक क्लाइंट मशीन रखी हुई है, वटेवर। अब इस सर्वर का नाम है सपोज करिए S20 और इस पीसी का नाम है सपोज PC5, ठीक। इनका अपना अपना IP एड्रेस भी होगा। तो पहले क्या था कि इस सर्वर को या इस पीसी को अगर एक्सेस करना हो, जैसे सपोज इस सर्वर का IP एड्रेस है से 10.20 और इस पीसी का IP है से 10.5,
तो अगर इनको एक्सेस करना हो तो ये बाई आईपी एड्रेस एक्सेस हो जाते हैं, लेकिन इन्हीं सर्वर्स को अब आप बाई नेम एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो डोमेन नेम आपने रजिस्टर कराया। ठीक, अब ये जो है इसका नाम क्या होगा इस सर्वर का? तो जब हम फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम लिखते हैं तो किसी भी डिवाइस का जो फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम होता है वो उसको रूट डोमेन तक आइडेंटिफाई कराता है। जैसे अगर इसका लिखें हम इस सर्वर के लिए, तो दिस विल बी S20 डॉट यूपी डॉट नॉर्थ डॉट HCL डॉट कॉम डॉट। हाँ, तो रूट डोमेन सबसे ऊपर क्या है? डॉट है ना। ठीक है, और इस तरीके से पीसी के लिए अगर लिखेंगे उसका फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम PC5, बाकी वही जो आपने यहाँ पे लिखा है। राइट, तो ये जो नाम है जो इस तरीके से आप लिख रहे हैं रूट डोमेन तक, इसको हम कहते हैं फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, FQDN। तो किन्हीं भी दो डिवाइसेस का फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम जो है वो कभी भी सेम नहीं हो सकता। मतलब देखिए, दो मशीन्स के नाम तो सेम हो सकते हैं, होस्ट नेम जिसको हम कहते हैं। जैसे MP वाला जो आपका सब डोमेन है, यहाँ पे भी सपोज करिए एक PC रखा हुआ है और इसका नाम भी मान लीजिए PC5 है। दिस इज पॉसिबल कि इसका नाम भी PC5 है और यहाँ पे ये जो मशीन रखी है इसका नाम भी PC5 है, लेकिन दोनों का फुली क्वालिफाइड नेम अलग अलग होगा ना। ये जो MP वाला इसका फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम क्या होगा? इसमें MP आ जाएगा, उसमें UP आ रहा था, तो दोनों के नाम अलग हो गए ना। तो फुली क्वालिफाइड नेम जो है वो दो मशीन्स का कभी भी सेम नहीं होता है। ये समझ में आ गया आपको डोमेन्स की हायरार्की? अब इन डोमेन्स में क्या है, मतलब डोमेन्स में नाम तो है ही, प्लस डोमेन्स में क्या है, डिवाइसेस हैं। अब इसमें दूसरी चीज आती है फिर आपके DNS सर्वर्स। DNS सर्वर्स में क्या है, देखिए DNS का जो डेटाबेस है, DNS डेटाबेस मतलब हम कह रहे हैं DNS सर्वर क्या करता है, नाम को IP एड्रेस में और IP एड्रेस को नाम में कन्वर्ट करता है। तो जैसे आप अपने मोबाइल फोन में फोन बुक में स्टोर कर रहे हैं ना इंफॉर्मेशन कि ये जो मोबाइल नंबर है इसके अगेंस्ट में ये नाम है, इस मोबाइल नंबर के अगेंस्ट में ये नाम है, तो DNS सर्वर भी इस तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा होगा कि www.google.com का IP है, facebook.com का IP है। ठीक है, तो DNS का जो डेटाबेस है वो सेंट्रलाइज्ड नहीं है। DNS का जो डेटाबेस है उसको हम कहते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का मतलब है कि ऐसा कोई DNS सर्वर नहीं है जिसके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड हो। ये डेटाबेस जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट किसी DNS सर्वर के पास है, दूसरा पार्ट किसी दूसरे DNS सर्वर के पास है। ठीक है, तो इसमें जो हायरार्की अभी आपने देखी है, इस हायरार्की के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे ऊपर आपका जो है ये रूट डोमेन है, इसके नीचे फिर आपके टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं, कॉम, edu, org एंड सो ऑन, सब नहीं लिख रहे हैं। फिर edu या कॉम के अंदर आपके फर्स्ट लेवल डोमेन्स होते हैं, जैसे यहाँ पे सपोज करिए IBM है या HCL है। फिर इसके नीचे आपके सब डोमेन्स पॉसिबल हैं, जैसे नॉर्थ और साउथ अभी हम देख रहे थे। अब इसमें क्या है कि हर लेवल पे DNS सर्वर है। जैसे ये वाला आपका जो रूट डोमेन है, एक सर्वर है जो इस डोमेन के लिए काम करता है, इस रूट डोमेन के लिए। ऐसे कॉम का अपना DNS सर्वर होता है, एक सर्वर है जो कॉम डोमेन के लिए काम कर रहा है, एक सर्वर है जो edu के लिए काम कर रहा है, एक सर्वर है जो org के लिए काम कर रहा है। ऐसे ही एक सर्वर है जो IBM.com के लिए काम कर रहा है। ऐसे HCL.com का अपना DNS सर्वर होगा। ठीक, अब HCL के अंदर जो सब डोमेन्स हैं, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो डोमेन्स हैं इनके नाम भी इनका पेरेंट डोमेन या पेरेंट DNS सर्वर हैंडल कर ले तो हो सकता है, या अगर आप चाहें तो इन डोमेन्स के लिए भी सेपरेट DNS सर्वर रख सकते हैं। मतलब DNS में कोई एक सर्वर
नहीं होता है जो सारे डोमेन्स के लिए सारे नाम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। डीएनएस में हर डोमेन का अपना सेपरेट डीएनएस सर्वर होता है, ठीक है, हर डोमेन का अपना डीएनएस सर्वर, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़े से आईपी एड्रेस लिख लो तो हायरार्की और समझ में आएगी। जैसे ये जो रूट वाला डीएनएस सर्वर है, सपोज इसका आईपी एड्रेस है 100.1.1.1, कॉम वाले का आईपी है सपोज 101.1.1.10, ईडीयू वाला है सपोज 101.1.20 एंड ऐसे कुछ भी। कॉम वाला है मान लीजिए से आईबीएम वाला है 150.10.1.90, एचसीएल का ऐसे 160.10.1.100, ये इनके आईपी एड्रेसेस हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो रूट डीएनएस सर्वर है ये वाला, इसका जो डीएनएस डेटाबेस होगा इसमें क्या इंफॉर्मेशन स्टोर होगी? जो रूट का डीएनएस सर्वर होता है ये इंफॉर्मेशन स्टोर करता है कि टॉप लेवल डोमेन्स के डीएनएस सर्वर्स कौन से हैं। मतलब इसको ये पता होगा कि जो कॉम का डीएनएस सर्वर है उसका आईपी 101.1.1.10 है, जो ईडीयू का डीएनएस सर्वर है उसका आईपी एड्रेस 101.1.1.20 है, इस तरीके से। इसमें उसकी इंफॉर्मेशन, उसमें हाँ, रूट वाला जो है इसको ये पता होता है कि कॉम, ईडीयू, ओआरजी इन सब के डीएनएस सर्वर्स का आईपी क्या है। अब ऐसे यहाँ पे ये जो कॉम वाला है इसके पास क्या इंफॉर्मेशन होगी? वो डोमेन्स जो कॉम के अंदर रजिस्टर हुए हैं, जैसे कॉम के अंदर आईबीएम का डोमेन रजिस्टर हुआ है तो आईबीएम के डीएनएस सर्वर का आईपी क्या है? 150.10.1.90। या एचसीएल के डीएनएस सर्वर का आईपी क्या है? 160.10.1.100, इस तरह की इंफॉर्मेशन। फिर अब इसके अंदर जो एचसीएल वाला आपका डीएनएस सर्वर है, एचसीएल वाले के पास क्या इंफॉर्मेशन होगी? अब एचसीएल वाला क्या है, ये डोमेन एक कंपनी यूज कर रही है ताकि वो अपने सर्वर से अपने पीसीस को बाय नेम एक्सेस कर सके। तो ये जो एचसीएल वाला डोमेन है यहाँ पे डिवाइसेस भी होंगे? नहीं, ये जो एचसीएल का आपका डोमेन है यहाँ पे डिवाइसेस भी होंगे ना। जैसे यहाँ पे एक सर्वर लगा हुआ है मान लीजिए जिसका नाम अगेन S20 है, यहाँ पे एक पीसी लगा हुआ है इसका नाम PC5 है, प्लस इनके आईपी एड्रेसेस भी हैं। जैसे सर्वर का आईपी है सपोज 1.30, कितना लिया हमने 100, हाँ ठीक है मान लो 1.20 मान लो, पीसी सपोज 1.5। तो एचसीएल वाला जो डीएनएस सर्वर, इसके डेटाबेस में इंफॉर्मेशन होगी कि एक सर्वर जिसका नाम S20 है इसका आईपी 160.10.1.20 है, एक पीसी जिसका नाम PC5 है इसका आईपी 160.10.1.5 है, ठीक है। प्लस अगर आपने सब डोमेन लेवल पे डीएनएस सर्वर्स बनाए हैं तो उनका भी आईपी होगा कि जो नॉर्थ वाला डीएनएस सर्वर है उसका आईपी व्हाटएवर है, जो साउथ वाला डीएनएस सर्वर है उसका आईपी जो भी हो, इस तरीके से। S20 मतलब क्या? S20.hcl.com, है ना। अब ऐसे ही आईबीएम वाला जो डोमेन है ये, यहाँ पे जो सर्वर्स होंगे आईबीएम में, जैसे आईबीएम वाले डोमेन में सपोज एक सर्वर लगा हुआ है जिसका नाम है S10, तो इस सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है ये इंफॉर्मेशन किसके पास होगी? आईबीएम के डीएनएस सर्वर के पास। बात समझ पा रहे हैं? मतलब हर डीएनएस सर्वर अपने डोमेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपको ये जानना है कि www.google.com का आईपी एड्रेस क्या है तो इंफॉर्मेशन किसके पास होगी? google.co.in या google.com के डीएनएस सर्वर के पास। अगर आपको जानना है कि www.facebook.com का आईपी क्या है तो इंफॉर्मेशन facebook.com के डीएनएस सर्वर के पास होगी। कोई ऐसा डीएनएस सर्वर नहीं है जिसको सब कुछ पता हो। तो अब आप इसमें क्वेश्चन है, अगेन उठना चाहिए था, आपने पूछा नहीं। अब यहाँ पे जो आप डाल रहे हैं, यहाँ तो एक ही डीएनएस सर्वर का आईपी आप डाल रहे हो नहीं, क्योंकि हर डोमेन का अपना डीएनएस सर्वर है तो आपको जिस भी डोमेन की
क्वेरी जनरेट आप कर रहे हैं, वो क्वेरी उस डोमेन के डीएनएस सर्वर पे जानी चाहिए? नहीं। तो अगर लाखों डोमेन्स हैं तो लाखों डीएनएस सर्वर्स भी हैं डोमेन्स के, तो इस हिसाब से तो आपको यहाँ पे बहुत सारी एंट्रीज करनी पड़ जाएंगी। सर ये पब्लिक डीएनएस और पब्लिक डीएनएस सारे उससे कॉन्फ़िगर होंगे मेरे। अब ये कहानी हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे कि डीएनएस क्वेरीज कैसे काम करती हैं, क्वेरी रिजॉल्व। एक ही सर्वर, ये मतलब एक ही सर्वर है, मतलब काम ये अपने ज्यादा कर रहा है। ये जो डीएनएस सर्वर है ये कैशिंग ओनली डीएनएस सर्वर है। आप अपनी जो क्वेरी किसी भी डोमेन की जो भेज रहे हैं वो इसी को जा रही है, ये रिजॉल्व करके देता है, ये पता करके बताता है, लेकिन वो कैसे करता है वो भी डिस्कस करेंगे। मतलब दिस पर्टिकुलर डीएनएस सर्वर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डोमेन, ये किसी भी डोमेन के लिए ऑथराइज्ड या वो नहीं है, ये किसी डोमेन के लिए काम नहीं कर रहा है। इसको आप जो भी क्वेश्चन भेजेंगे ये पता करके बताएगा। इसके पास कुछ नहीं है। जो ये पता कर लेता है उसको कैश में स्टोर कर लेता है अपने, ताकि जब कोई दूसरा पूछे तो मुझे फिर से पता ना करना पड़े। सेकंड टाइम कैश से उठा लेता है। ठीक है, तो डीएनएस कुकीज सर क्या होता है? कुकीज अलग चीज है। कुकीज तो वेबसाइट्स में यूज होती हैं, तो आपकी प्रेफरेंसेस वगैरह स्टोर करने के लिए। कुकीज डिलीट कर दो वरना